सुनो भाई, सुन जाओ। देखो लास्ट क्लास में हमारे पास जो टॉपिक हुआ था, हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जो मैं तुम्हें बातें बताई भाई, जो उस टाइम मतलब उसके बाद मैं तुम्हें धम्म के बारे में बता कि धम्म क्या होता है। बातें याद है धम्म क्या है? देखो धम्म एक ना एक मान लो एक ग्रंथ था, जिसके अंदर मान लो बहुत सारे ऐसे सिद्धांत लिखे गए थे कि बड़ों की इज्जत करो, सबको एक समान देखो। ये सारी सारी बात लिखी गई थी उसके अंदर। ठीक है, एक बार का पिछला सा या फिर पिछली वीडियो देख लोगे ना, सारा समझ में आ जाएगा। सुनो, मेरे पास नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। देखो भाई, अब ना लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि जो मौर्य साम्राज्य है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य है वो कितना महत्वपूर्ण था भी या नहीं था। ठीक, ये सारी बात चल रही है। तो करेंगे 19वीं सदी में, जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि 19वीं सदी में जब इतिहासकार लोगों ने भारत के इतिहास के बारे में लिखना शुरू किया। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। बात समझ आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूँ, जो इतिहासकार है, इतिहासकारों ने जब इतिहास के भारत के इतिहास के बारे में लिखना शुरू किया, उस टाइम पे क्या बात हुई थी भाई? उस टाइम पे एक बात ये निकल के आई थी कि जो भी मौर्य जो साम्राज्य था ना, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था। ठीक है, उसको एक महत्वपूर्ण काल माना गया है। मतलब सबसे बड़ी बड़ी घटनाएं उसी के अंदर हुई, सबसे ज्यादा विकास भारत का उसी के अंदर हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य, हाँ भाई, क्या कि इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। भाई सुनो, पहले समझो औपनिवेशिक देश का मतलब क्या होता है। क्या बोल रहा हूँ भाई मैं? ये तुम्हारे पास है। हाँ भाई, औपनिवेशिक देश, सुनो मैंने क्या बोला कि हम बात करते हैं कि औपनिवेशिक देश का मतलब क्या होता है। औपनिवेशिक देश वो देश होते हैं जो किसी दूसरे देश के गुलाम होते हैं। बस तुम्हारी क्या बोला, औपनिवेशिक देश वो देश होते हैं जो किसी दूसरे देश के गुलाम होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इस समय भाई, किस समय, जब ना मौर्य साम्राज्य की बात चलेगी, इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। ठीक है, तो मतलब कि भारत क्या था उस टाइम? ब्रिटिश का गुलाम था। ठीक है, 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी, 19वीं सदी में और स्टार्टिंग की 20वीं सदी की स्टार्टिंग के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। ठीक है भाई, जो भी इतिहासकार थे ना, उन सबको उस टाइम की बात जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा उत्साहपूर्ण लगी। उनको लगा भाई हाँ भाई, इस टाइम वीर लोग वगैरह रहे होंगे। ठीक है, मतलब कि जो मौर्य साम्राज्य है, मतलब जो इतिहासकार है उन्होंने ये देखा कि भाई ये जो जितने भी जो भी पूरे मौर्य साम्राज्य के जो लोग हैं, वो काफी ज्यादा एक तरीके से मान लो बहादुर रहे होंगे। ठीक, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मान लो इतनी इतनी हर एक जगह अपना राज कर रखा था। हर एक जगह अपना राज फैला रखा। भाई मैंने जो मौर्य साम्राज्य है उसके बारे में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, फिर मैंने कहा था भाई क्या क्या बातें उसके अंदर आती है, उन्होंने कहाँ कहाँ पे राज कर रखा था, कितना किलोमीटर दूर तक का उनका एरिया फैला हुआ था, ये सारी सारी बातें बता चुका हूँ। जैसे मान के चलो, जो मेरे पास हड़प्पा से पता है, ठीक है, उसमें 9 लाख या 12 लाख कुछ है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से ना इसमें भी ऐसी था, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा था। ठीक है, सुनो अब। हम्म, कह रहे कि साथ ही, देखो पहले मैंने क्या बोला कि 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी, ठीक है, 19वीं सदी में और 20वीं सदी के स्टार्टिंग में, कह रहे 20वीं सदी के एक आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकार, देखो 19वीं सदी के इतिहासकार और जो 20वीं सदी के जो आरंभ में जो इतिहासकार थे, उन सबको ना भाई, जो पुराना जो भारत है, जो प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत ही चुनौतीपूर्ण लगी थी। भाई उन्हें लगा भाई इतना मतलब इतना बड़ा साम्राज्य कैसे हो सकता है किसी का। ठीक है, जिस मानो ब्रिटिश ने राज किया। ठीक है, उन सबको लगा कि भाई इतना इतने बड़े पे थोड़ी ना कोई राज कर पाएगा जितने बड़े पे मौर्य साम्राज्य ने राज किया हुआ था। ठीक है, कह रहे कि साथ ही, हाँ भाई, कह रहे कि साथ ही प्रस्तर मूर्तियों, ठीक है भाई, एक मूर्तियां वगैरह थी, और साहित्य मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे। भाई जितनी मूर्तियां थी, जितने भी साहित्य थे, ठीक है, मतलब जितने भी मान लो कि पुरानी पुरानी चीजें थी ना, वो सारे के सारे एक अद्भुत अद्भुत कला के सबूत थे। ठीक है, कि पहले भाई ऐसी ऐसी कला भी हुआ करती थी। एकदम बारीक से बारीक चीजों से बना रखा है भाई, तोप गोले बना रखे हैं पत्थरों से। पता पहले के जमाने में पत्थर को घिस से उसके बाद उसके तोप बनाई जाती थी, पत्थर से। या फिर देखो पहले ज्यादा ना पत्थर से बनते थे तोप गोले।
ठीक, अब किससे बनते हैं भाई, लोहे से। ठीक है, देखो पहले पता क्या होता, पहले पत्थर से हमला किया होता था, अब किसे करते हैं, तो बारूद से करते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जितने भी जो भी लड़ाई वगैरह होती थी ना, उस टाइम होता ऐसा था, एक तोप है, उसके अंदर पत्थर डाला आगे से, और पीछे से ना एक तरीके से हल्का सा बारूद डाल के चिंगारी मारी, तो पत्थर क्या बहुत दूर जाके गिरता था, और उसकी स्पीड, एक तो पत्थर बड़ा है, ऊपर से उसकी स्पीड ज्यादा होती थी, तो भाई कुछ भी तोड़ने की हिम्मत रखते थे वो। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने क्या बोला भाई, साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व का एक अद्भुत कला प्रमाण थे भाई। एक नॉर्मल सी बात है कि पुरानी मूर्तियां वगैरह जो मौर्य साम्राज्य में जो मिली पुरानी मूर्तियां, वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत थी। ठीक है, तो कह रहे कि जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं, और भाई ये सारे के सारे क्या मानते थे कि मौर्य साम्राज्य की पहचान है ये। ठीक है, इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेख से भिन्न है। ठीक है, भाई जो इतिहासकार है ना, जो भी इतिहासकार थे, मतलब कि वो इतिहासकार कौन थे भाई, वो लोग जो इतिहास के बारे में खोज करते हैं, उन सबको भाई ये बात लग गई कि देखो कह रहे कि इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न है। ठीक, जितने इतिहासकार थे भाई उन सबको क्या लगा कि जो भी ये जितने भी अभिलेख मिले हैं, वो सारे के सारे जो दूसरे राजा है ना, उन सबके अभिलेख से अलग होंगे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में जो भी अभिलेख मिले, अभिलेख क्या होता है भाई, लिखी हुई चीजें जो होती है। ठीक है, वो जहां भी मिले हैं उनको ये लगा कि भाई ये ना और शासकों से और राजाओं से अलग अभिलेख होंगे। ठीक है, उसके बाद सुनो। हाँ भाई, उसके बाद कह रहे कि इसमें उन्हें लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे। ठीक है भाई, उन सबको क्या लगा, उस अभिलेख से लगा, मतलब जो अशोक सम्राट थे ना, जो हमारे पास क्या है कि यह देखो कह रहा है कि इसमें उन्हें लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत ही शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे। भाई उन्हें ये लगा, जो अभिलेख मिले ना, जो अशोक सम्राट के जो अभिलेख मिले, उससे ये पता लगता है कि भाई जो अशोक सम्राट जो था, वो और राजाओं से अगर कंपेयर करें ना उसको, अगर और राजाओं से इनकी तुलना करें, तो वो जो अभिलेख है, मतलब कि वो जो राजा है बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और बहुत मेहनती था। ठीक है, जो अशोक सम्राट है भाई, अभिलेख से क्या पता लगता है कि जो अशोक सम्राट है वो काफी ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, और मेहनती था बहुत ज्यादा। ठीक है, कह रहे कि साथ ही सुनो भाई, कह रहे कि साथ ही वे बाद में उन राजाओं की अपेक्षा विनित भी थे, जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, अब ना ये जो अशोक सम्राट है, ये उन सब राजाओं से भी आगे थे जो अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी मतलब कि उपाधियां जोड़ते हैं। अभी पता क्या होता है, देखो इस टाइम हम क्या उपाधियां जोड़ते हैं, डॉक्टर, सीए, ठीक है, और मान लो एडवोकेट, ऐसे ही तो होता है। लेकिन पहले जोड़ते थे कि जैसे मान लो कि चित्तौड़गढ़ के राजा, ठीक है, मैं मान लो कि ऐसा कह रहा हूँ कि चित्तौड़गढ़ के राजा राजा हरिश्चंद्र, मैं इस तरीके से कोई सा नाम ले रहा हूँ, तो अभी क्या लगाते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी इस बोलेगा कि डॉक्टर सलीम खान, ऐसा बोल के मान लो। ठीक है, तो अपना अपने आगे कौन सी उपाधि लगा रहे हो, डॉक्टर की। पहले लगाते थे कि राजा कहाँ के हो। ठीक है, तो भाई ये जो अशोक सम्राट है ना, और राजाओं से आगे थे, वो उन्होंने भाई बहुत सारी जगह पे राज कर रखा था। ठीक है, फिर सुनो, कह रहे कि इसलिए इनमें कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, जो 20वीं शताब्दी में जो भी राजा वगैरह आए, ठीक है, जो भी नेता वगैरह आए, और वो सारे के सारे भी ना, जो अशोक सम्राट है उसको अपना प्रेरणा का स्रोत मानते थे। वो भाई जैसा अशोक सम्राट ने किया ना, वैसा हम भी करेंगे। ठीक है, हम उसी की तरह चलेंगे। उसके बाद कह रहे कि फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। भाई फिर भी ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चलो ठीक है, इतनी बातें हैं कि मौर्य साम्राज्य में इतना ज्यादा शक्तिशाली था, उसका नाम था, वो ताकतवर था, मेहनती था, लेकिन फिर भी वो भाई कितना ज्यादा शक्तिशाली था, इस बात की बात चल रही है। ठीक है, फिर कह रहे कि यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया। और भाई जो अशोक साम्राज्य था, ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का जो एक तरीके से मान लो जो साम्राज्य था, सिर्फ 150 साल तक चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। ठीक है, भाई सिर्फ 150 साल तक चला है, बात हमारी, ठीक है, हमारे पास सिर्फ 150 साल तक चला है। उस कह रहे कि इसके अतिरिक्त, इसके अलावा और देखिए
यदि आप मानचित्र 2 देखते हैं तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैला, मतलब कि फैल पाया। जो मौर्य साम्राज्य भाई, ऊपर जो चित्र था ना, जो मैप है, ठीक है, उसमें देखना कि जो मौर्य साम्राज्य का कहां से कहां बना हुआ है। पीछे पेज पलटो एक बार, सब दिख रहा है मौर्य साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ है। वो पूरे पूरे में देखो, एक तो येलो वाला होगा और एक ऑरेंज वाला होगा, ठीक है। उसमें देखो भाई कौन सा तुम्हारे पास मौर्य साम्राज्य का है और कौन सा तुम्हारे पास है कि मतलब उसका नहीं है। क्या सुनो भाई, देखो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो तुम्हें दिख रहा है क्या पे बाबा, जो चित्र जहां जहां लाल लाल झंडे दिख रहे हैं, जहां जहां लाल लाल झंडे हैं, वहां सब पे क्या था भाई, उन सब जहां जहां लाल झंडे हैं उन सब जगह पे जो अशोक सम्राट है उसका राज था, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखे चलना। इसका मतलब क्या है भाई, उसने देखो राज तो किया था लेकिन सब जगह राज नहीं कर पाया था वो, ठीक है। ये सारी बातें पता करिए। उसके बाद कह रहे कि यहाँ तक, हाँ सुनो, कह रहे कि यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। और भाई देखो, और ना उसने जहां जहां पे राज कर रखा था ना, वहां पे वो अच्छे तरीके से अपना राज चला भी नहीं पा रहा था। जो मतलब कि जो मौर्य साम्राज्य है, उन्होंने जहां पे राज किया होता ना, वो वहां भी अच्छे से अपना कंट्रोल चला नहीं पाते थे, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास क्या भाई, जो दूसरी शताब्दी आई, ठीक है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते क्या हुआ, वहां पे नए नए राजा आने लग गए, ठीक है। वहां पे क्या नए नए शासक, नए नए अच्छा रजवाड़े पता है कौन है? राजा वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या भाई, नए नए शासक, मतलब कि कोई ना कोई आता गया आता गया आता गया, वहां पे अपना राज चलाता गया, ठीक है। देखो अपने अशोक सम्राट संभाल तो पा नहीं था, जो मौर्य साम्राज्य संभाल नहीं पा रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई नए नए राजा आते गए तो वो सब कंट्रोल लेने लगे। भाई अगली बात करते हैं राजधर्म के नवीन सिद्धांत, ठीक है भाई सुनो। राजधर्म के सिद्धांत क्या थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे पास है, राजधर्म के नवीन सिद्धांत है, ठीक। सबसे पहला मेरे पास है दक्षिण के राजा और सरदार, ठीक है। किसकी बात चल रही भाई? दक्षिण के राजा और सरदार। पहले सुनो, दक्षिण के राजा और सरदार से पढ़ने से पहले साइड में दिख रहा है कि क्या रहेगी, सेना के लिए हाथी पकड़ना, ठीक। साइड में टॉपिक है सेना के लिए हाथी पकड़ना, उसे देख लो एक बार। कह रहे कि अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला कि भाई जो हमारे पास है कि अर्थशास्त्र में, अगर हम इकोनॉमी के अंदर बात करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक, सैनिकों के बारे में और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं भाई, बहुत सारा जानकारियां मिलती है, ठीक है। कह रहे कि मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के उपाय के बारे में उसमें यह लिखा है भाई, हाथी को पकड़ने के उपाय के बारे में क्या लिखा है, ये तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे नीचे कि हाथी वनों के संरक्षक, हाथी को पालने वाले लोग, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोग। उसके बाद है यानी कि सीमा रक्षकों, वनवासी और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथनियों की हथनियों हाँ भाई हथनियों की मदद से जंगली हाथी द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते थे। देखो सारी सारी बात वही लिखी है। देखो पहले क्या है, कह रहे कि सुनो भाई, देखो क्या लिखा है पहला कि हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों का पालने वाले लोग। पहला कौन है भाई? देखो जो हाथी वनों के जितने संरक्षक है ना, वो हाथी को पालने वाले लोग हैं, ठीक है। उसके बाद अगला मेरे पास है हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोग, ठीक है, ये भी है। फिर कह रहे कि सीमा आरक्षक, भाई जो सीमा पे रक्षा कर देते हैं, ठीक है। मान लो कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो रक्षा, जो फौजी है, ठीक है, वही तो सीमा रक्षकों, ठीक है। अगला कौन सीमा रक्षक है? और अगला वनवासी और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथनियों की मदद से, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते थे। भाई देखो यहाँ पे जो लोग थे ना, ये साथ साथ क्या काम करते थे कि जैसे कोई जंगली हाथी है, अब उन्होंने कहीं पे मान लो मलमूत्र किया, ठीक है, तो उनसे पहचानते थे कि भाई उन्होंने तुरंत किया है तो मतलब आस पास से हो गई, ठीक है, और ठंडा है मतलब कि कहीं दूर चले गए, इस तरीके से होता है। उसके बाद कह रहे कि यूनानी स्रोत के अनुसार, भाई यूनान में जो सबूत मिले ना, स्रोत जब भी बोलते हैं भाई सबूत मान के चल रहे हैं, ठीक है। कह रहे कि यूनानी स्रोत के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक,
ठीक है, 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी थे। बात समझ आ रही है। उसके बाद कह रहे कुछ इतिहासकार इस विवरण को कह रहे अतिशयोक्त पूर्ण मानते हैं। भाई कुछ लोग ना इसको मतलब कि झूठा मानते हैं कि भाई ये बात करते हैं। बात समझ आ रही है। चलो उसके बाद फिर हम आज अपने टॉपिक पे आते हैं, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं सरदार और सरदारी क्या है। ठीक है, सरदार क्या है, सरदारी क्या है। कह रहे कि सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है। सरदार कौन था भाई? अच्छा, जैसे मान लो कि पहले की मूवी देखी तुमने, उसमें मतलब कि पूरे पूरे गांव का एक सरदार होता है। सुना है? नहीं सुना? हाँ, इस तरीके से होता है, जो बहुत ताकतवर होता है वही तो होता है। मान लो कि पूरे गांव का सरदार है, पूरा टिल्ले का सरदार है, इस तरीके से होता था। तो कह रहे कि सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका जिसका पद वंशागुणत मतलब कि भी हो सकता है और नहीं, मतलब कि वो वंश से भी सरदार हो सकता है। भाई वंशागुणत सरदार होने का मतलब क्या है? उसके दादा सरदार थे, उसके परदादा सरदार थे, ठीक है, उसके पापा सरदार थे, उसके बाद अब वो सरदार बन गया। ठीक है, इसको बोलते हैं वंशागुणत सरदार। ठीक है, देखो सरदार वंशागुणत भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, कह रहे कि उनके समर्थक उनके खानदान के लोग होते हैं, और भाई जो सरदार जो बनते हैं ना, उनके खानदान के लोग ना सरदार बनाते हैं। कह रहे सरदार के कार्य में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना है। सुनो भाई, बात करते हैं कि जो सरदार है, उनके जो सरदार है ना, उनका काम क्या होता है। कोई सब जो टीले वगैरह होते हैं, उनके सरदार का काम क्या होता है भाई? देखो करें सरदार के कार्य में पहला अनुष्ठान का संचालन, भाई जो जहां पे वो रह रहे हैं ना, उस पूरे का संचालन करना, क्या चीज कैसे चलेगी, कितना राशन आया जाएगा, कितना राशन नहीं आ जाएगा, कौन सा त्योहार मनाया जाएगा, कौन सा त्योहार नहीं मनाया जाएगा, वो सारी की सारी बात वो सरदार देखता है। ठीक है, उसके बाद युद्ध के समय नेतृत्व, जब अगर कहीं लड़ाई होगी ना, तो लीडर बन के खड़ा होगा, सबसे टॉप पे वो खड़ा रहेगा, भाई मैं देखूंगा जो भी होगा। उसके बाद और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका। ठीक है, बिचौलिया बोलते हैं, दो जनों के बीच में कोई सा विवाद हो गया, अब बीच में वो फिर जाके मतलब कि बातें कर रहा है। बस समझ आ रही है? जैसे मान लो कि किसी भी दो जने के बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है, अब दोनों बीच में अगर लड़ाई हुई है, तो उसमें मध्यस्थता का काम करता है, बीच वाले का काम करता है भाई, कि उधर वाले को भी संभालेगा और इधर वाले को भी संभाल देगा। ठीक है, दोनों को संभाल के चलता है वो। फिर कह रहे कि वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है। ठीक है भाई, सुनो, वो लोगों से क्या भेंट प्रदान करता है। भेंट प्रदान करने का मतलब क्या? एक तरीके से मान लो एक मदद, एक प्रकार की मदद, तो राशन हो गया या फिर थोड़ा बहुत सोने के सिक्के वगैरह हो गए, खाने पीने की चीज। ठीक है, जबकि भाई राजा क्या मांगता है? राजा वसूली करता है। सरदार जो है भेंट मांगता है सिर्फ, कि हाँ भाई ठीक है, तुम ना मतलब कि पूरे सोसाइटी हमारे खानदान को चलाने के लिए, देखो सरदार बोलता है कि तुम हमें भेंट दो, एक तरीके से गिफ्ट मान लो। ठीक है, तुम हमें भेंट दो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। लेकिन जो राजा है वो क्या सीधे कर वसूलती है। कर का मतलब क्या होता है? क्या? टैक्स होता है। कर को टैक्स बोला जाता है, टैक्स की हिंदी होती है कर। ठीक है, करेगी जबकि राजा कर वसूली करते हैं, करेगी और अपने समर्थकों में उसे भेंट का वितरण करता है। ठीक है भाई, देखो जो जो भी सरदार है, सरदार को जो भेंट मिलती है ना, वो अपने समर्थकों में मतलब कि जो भी भेंट मिले उन्हें बांट देता है। समर्थक मतलब उसको सपोर्ट करने वाले लोग, सरदार को जो लोग सपोर्ट करते हैं ना, कि हाँ भाई ठीक है, तू ही सरदार रहेगा, तू ही सरदार रहेगा, सरदार की सारी बात मानते हैं, सरदार के पास जो भेंट आती है उनमें बांट देता है। ठीक है, फिर कि सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते। ठीक है भाई, सरदारी के अंदर क्या होता है, मतलब जैसे कोई सरदार बनता है, उसमें कोई एकदम कोई सेना नहीं होती उनकी, जैसे राजा की सेना होती है स्थायी सेना। स्थायी सेना का मतलब भाई वो सैनिक उनके पास हमेशा रहेंगे। ठीक, लेकिन सरदार के पास कोई सेना नहीं होती। कहीं लड़ाई होगी ना, तो जो जो सरदार के जो जितने लोग हैं, या फिर जो पूरे गांव के लोग हैं, वही लड़ने के लिए जाते हैं। ऐसा होता है। ठीक है भाई, अब आ जाओ ऊपर से। कह रहे कि उपमहाद्वीप के दक्कन और दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम, ठीक है, अर्थात तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से। भाई मतलब कि तमिलकम किसे बोला गया? तमिलकम नहीं, तमिलकम बोला गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, क्या बोला भाई? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से। ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? तो भाई इसके जो कुछ हिस्से हैं, इसको क्या बोला गया? तमिलकम बोला गया। तो कह रहे कि उपमहाद्वीप के दक्कन, हाँ भाई देखो क्या कह रहे कि उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में हाँ भाई दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम में चोल, चेर और पांडे जैसी सरदारी का उदय हुआ। ठीक है भाई, ये जितनी भी सरदारी ने इन सबका उदय हुआ था, नाम बताएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहे कि तमिलकम में चोल, चेर और पांडे जैसी सरदारी का उदय हुआ है। कह रहे कि ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुआ। ठीक है,
अब भाई ये जो राज्य बनाना बहुत ही सिद्ध से स्थायी होता था कि लोगों को अच्छा लगा, हमें सही है ये चीज। ठीक है, उसके बाद सुनो, कह रहे कि हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोत से जानकारी मिलती है। भाई इन चीजों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? ठीक है, स्रोत क्या होते हैं जहाँ से कोई चीज प्राप्त हो सके। जैसे मान लो पानी का स्रोत क्या भाई, नल है, बारिश है, ठीक है, नदी है, नाला है, ये सब पानी का स्रोत है। तो ऐसे ही जानकारी के भी स्रोत होते हैं कि भाई जानकारी कहाँ कहाँ से मिल सकती है। कह रहे उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती हैं कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया। ठीक है भाई, उदाहरण बता रखा है कि पहले के टाइम पे ना सरदार के बारे में कहानी लिखी जाती थी। ठीक है, जो भी सरदार है उनके ऊपर क्या भाई छोटी मोटी कहानी लिखते थे। ठीक है, छोटी छोटी कविता लिखते थे, ऐसी चीजें। उसके बाद कह रहे कि कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। ठीक है, और भाई कुछ कुछ सरदार वगैरह ऐसे थे, अगर कोई लंबी दूरी की कोई यात्रा है ना, यहाँ पे कह रहे देखो कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह सामान बेच रहे हैं तो उसके ना उनसे राजस्व प्राप्त करते थे, उनसे भाई एक तरीके से पैसा या कर वसूलते थे। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन। भाई सातवाहन का मतलब क्या यहाँ पे, लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से तृतीय शताब्दी ईसा तक। ठीक है, बात हमारी भाई, यहाँ तो इसी को बोलते हैं सातवाहन। बात हमारी है, सुनो। तो यहाँ पे कह रहा है कह रहे कि कई दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। कह रहे कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। भाई उनसे मतलब कि तरीके से राजस्व प्राप्त करते थे, राज्य को चलाने के लिए पैसा प्राप्त करते थे। ठीक है, कह रहे कि इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्र पर शासन करने वाले सातवाहन और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के अशक शासक शामिल थे। ठीक है भाई, देखो ये जो बात चल रही है ना, किस चीज की बात चल रही है, सातवाहन की बात चल रही है। इसमें कौन कौन शामिल थे भाई, सब क्या है कि सुनो। हाँ भाई, स्टार्टिंग से बार बढ़ाना हुआ, कह रहे कई सरदार और राजा लंबी दूरी तय करने के लिए राजस्व मतलब कर वसूलते थे। इनमें भाई कौन कौन सम्मिलित थे, इनमें मध्य और पश्चिम भारत क्षेत्र पर शासन करने वाले सातवाहन, और एक तो सातवाहन हो गए। ठीक है, सातवाहन के बारे में बता दें ब्रैकेट में भाई, सातवाहन का मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर, जो उपमहाद्वीप है ना उसके पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशिया मूल के शक शासक शामिल थे। ठीक है भाई, ये यहाँ के सारे सारे राजा उसमें शामिल थे। फिर कि उनके उसके बाद उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है। ठीक है भाई, अब ना ऐसा बोला जा रहा है कि उनके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं। जो पूरे जो सात सदगम है उसके बाद जो और लोग है ना जो ये सारा काम करते थे, मतलब कि राजस्व वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे, इनके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं। लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे भाई, चैप्टर 3 में ना सातवाहन के बारे में है। ठीक है, कह रहे कि उसके बाद पढ़ेंगे कि एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया। ठीक है, देखो यहाँ पे ना ये बता रखा है कि भाई जब एक बार कोई सत्ता में आ गया, एक बार कोई सरदार बन गया, उसके बाद ना भाई वो अलग ही जिंदगी जीता है।